आवेश सर, मैं सीधे आपके पास आता हूं, चूंकि सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की ही हम करते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से टारगेट किया गया, जो मैं बात कर रहा था अभी प्रधानमंत्री को लेकर के, वो जहां जा रहे हैं वहां पर केवल और केवल स्थानीय नेताओं पर, जो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, मुद्दों और विजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि इस समय जो दिख रहा है हिसाब किताब, क्या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ना रह करके, भाजपा के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता ना रह करके केवल एक क्षेत्रीय नेता रह गए हैं, जो लगातार वो केवल क्षेत्रीय नेताओं पर टारगेट कर रहे हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री की जो भाषा है, जो शैली है, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में उन्होंने भाषण दिया है अब तक, पिछले 4-6 महीने से उनके 4-6 लगभग मुझे लगता है आधा दर्जन कार्यक्रम हुए होंगे। इस चुनाव के दौरान कम दिखाई कम अमित शाह भी दिए, लेकिन प्रधानमंत्री के जो भी भाषण हैं यहाँ पे, निसंदेह वह भूपेश बघेल यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको टारगेट करते हुए हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक बड़प्पन और एक प्राइम मिनिस्टरशिप नजर आनी चाहिए, एक बहुत जरूरी रहा है, क्योंकि देश में किसी भी पार्टी के से रहे हो प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल रहे हो, देवगौड़ा जी रहे हो, कोई भी रहा हो, लेकिन उनकी एक जो गरिमा थी, प्रधानमंत्री बार बार उस गरिमा से अलग लाइन पे चले जाते हैं हट करके। वो यहां पर भी उन्होंने दोहराया कि मुझे कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा गालियां दी जाती हैं। जो उन्होंने कर्नाटक में कहा था, गालियों की संख्या भी बता दी थी, और चुनाव फिर कर्नाटक में हार गए। दूसरी बात कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर वह जिस तरह से हमले बोल रहे थे, कोई भी पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति सुनेगा तो उसको हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो अपने ऊपर 32,000 करोड़ के घोटालेबाज पूंजीपति से संबंधों को लेकर के खामोश रहते हैं। भाई, आदमी के दिमाग में तुरंत ख्याल आएगा कि अडानी के मुद्दे पर आप चुप क्यों हैं। दूसरी चीज जो दिखाई देती है, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बात बताऊं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संबंध में ये एक बात सच है। दरअसल ये पूरा इलेक्शन शुरू में मोदी की लीडरशिप में फ्रेम किया गया, पूरा तीनों स्टेट्स का। लेकिन शायद हार को आसन्न देखकर, नतीजों को विपरीत देख, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक चुनावों की घोषणा के बाद तीनों स्टेट्स में वहां की जो लोकल लीडरशिप है उसको पूरा चुनाव सौंप दिया। छत्तीसगढ़ में यही हुआ, रमन सिंह को सौंप दिया गया, राजस्थान में वसुंधरा को सौंप दिया, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का तो नाम सुनना तक नहीं चाह रहे थे। अमित शाह लगातार बैठक कर रहे थे, अमित शाह पूरे सीन से गायब हो गए, पूरे फ्रेम। आज अमित शाह बिहार में जनसभा कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज अमित शाह बिहार में है, जबकि चुनाव इन तीनों राज्यों में होने हैं। तो शायद हार की वजह से अब प्रधानमंत्री, सोचिए, एक दिन पहले मोदी की गारंटी के नाम से इतनी मोटी घोषणा पत्र जारी करते हैं अमित शाह छत्तीसगढ़ में। कल नरेंद्र मोदी की सभा थी प्रधानमंत्री की, एक बार भी, एक लाइन भी जो इनकी गारंटी है, मोदी की गारंटी, उसका जिक्र उन्होंने पूरे चुनावी भाषण में कहीं भी नहीं किया, एक जगह नहीं किया राम प्रकाश जी। और सबसे बड़ी बात, जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं प्रधानमंत्री, एक आपको याद होगा कि एक समय नरेंद्र मोदी बोलते थे और भीड़ आवाज लगाती थी, मोदी मोदी मोदी, आपने सुना होगा। अब वह कोलाहल नदारद है, अब वह कोलाहल नहीं सुनाई देता। अब प्रधानमंत्री जनता से वैसे सवाल नहीं करते, क्यों भाई हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, अब वैसे सवाल नहीं करते। वो जानते हैं कि पब्लिक जो उनको सुनने आई है, दरअसल वो एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो समर्थकों की भीड़ है। जो भी नरेंद्र मोदी को सुनने आई है, वो केवल समर्थकों की भीड़ नहीं है, वह दर्शकों की भीड़ भी है। दर्शकों और समर्थकों में अंतर होता है। नरेंद्र मोदी ये समझ गए कि तमाशबीन भी है, और जो लोकल लीडरशिप पे अटैक बार बार वो कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का बात बताऊं राम प्रकाश जी, इस बार जो छत्तीसगढ़ में लड़ाई है, वह छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भाजपा के राष्ट्रवाद के बीच की है।
यहां पर सांप्रदायिकता का झगड़ा नहीं है। यहां मुसलमान 1.5%, 2% है, हिंदू मुस्लिम क्या कराओगे। यहां पर तो जो 5 साल में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का जो विराट स्वरूप खड़ा किया, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद से हो रही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा सा जो अपने भाषण की शुचिता है, और खास तौर से जो एक प्राइम मिनिस्टरशिप हो दिखनी चाहिए, एक बड़े नेता होने का रुआब जो दिखना चाहिए, गरिमा दिखनी चाहिए, वो नदारत है। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात, कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो भी भाषण देते हैं न जाने किससे तैयार कराते हैं। अटल जी अपने भाषण बड़े विद्वान लोगों से तैयार कराते थे, आलोक तोमर जी से तैयार कराते थे, और तमाम लोगों से। तो उनके भाषण की एक शैली होती थी, एक उसमें वजन होता था। प्रधानमंत्री जी को इस पर काम करने की जरूरत है। आवेश सर, एक बात है, अभी पीछे पिछले दिनों जब मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ गए थे तो वो बोल रहे थे वहां पर पैसे देने वाली बात, अगर आपको याद हो, उसमें बकायदा उन्होंने भाषण दिया था कि किस तरीके से केंद्र जो है वो राज्य का पैसा रोक देता है। अभी प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा पॉपुलर शब्द था, जिस तरीके से एक नारे का जिक्र अभी डॉक्टर सुधीर ने किया कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसी तरीके का एक शब्द इस्तेमाल होता था, डबल इंजन की सरकार। इस समय पर कुछ पहले की अपेक्षा ये कम देखा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार की बात हो। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से उस मामले को उठाया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई और कर्नाटक बर्बाद हो गया, कर्नाटक जो है बर्बाद होने लग गया। पहले भी ये देखा जा रहा था, विधानसभा चुनाव में बार बार कहते थे कि अगर यहां पर भाजपा की सरकार नहीं आई तो विकास नहीं हो पाएगा। अमित शाह साहब भी इसी तरीके की बात दोहराते थे। पीछे के कुछ राज्यों के इतिहास जो अगर हम चुनाव को देखें तो ये फॉर्मूला काम नहीं आ पाया था। क्या एक बड़ी वजह ये थी कि डबल इंजन सरकार की बात बंद थी, और अब फिर से जब इसको शुरू किया गया है तो क्या इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं? आखिर भाजपा के पास अभी ऐसा क्या नया भाजपा को दिखने लग गया जो फिर से वो ये बताना उन्होंने शुरू कर दिया है कि अगर भाजपा की सरकार राज्य में नहीं आई तो बर्बाद कर देंगे वो। आप लगता है कि सच बुलवा के रहेंगे हमसे। देखिए चलिए, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल पट्टी छुपी हुई है। 2013 में रमन सिंह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ में। सुनिएगा सक्सेना जी। और जो भाजपा का घोषणा पत्र था वो बहुत चर्चा में था। जर्सी गाय देने का भी वादा किए थे, किसानों को बोनस देने के का वादा किए थे, धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए करने का वादा किए थे। और हुआ ये कि यूपीए के आते आते आ गया एनडीए, भाजपा की सरकार बन गई, मोदी बन गए प्रधानमंत्री। मोदी जी ने पहला काम किया कि जितनी भी घोषणाएं थी किसानों से लेकर के, मजदूरों को लेकर के, और तमाम गरीब गरीब तबके को लेकर के, साफ तौर पे कह दिया कि इनमें से किसी को भी तुम नहीं करोगे। पूरे घोषणा पत्र को जाम कर दिया। माथुर साहब सुनिएगा। और हुआ ये कि किसान बार बार कह रहे थे कि भैया आप हमको बोनस दे दीजिए, बाप भैया हमको धान का दाम दे दीजिए। युवाओं से बात किए थे बेरोजगारी भत्ता देने का, वो भी नहीं दिए। 5 साल तक रमन सिंह ने सिर्फ मोदी को चिट्ठी लिखी कि इसकी मांग है ये कर दिया जाए, इसकी मांग है ये कर दिया जाए। अंततः यह हुआ कि भाजपा ने मोदी जी ने कुछ नहीं सुना। 2018 में भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव, रमन सिंह हार गए बुरी तरीके से। अभी ठीक चुनाव के 10 दिन पहले रमन सिंह ने माफी मांगी है। जो वादा पूरा नहीं कर पाए उसके लिए माफी मांगी है। और आप यकीन मानिए, कांग्रेस के पास मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है वो उनकी वादा खिलाफी है। आप कह रहे हो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। 2022 के 15 अगस्त तक सबको मकान हो जाएगा, नहीं हुआ। 15 लाख सबके खाता में देंगे, नहीं दिया। सभी किसानों को हम बोनस देंगे, नहीं दिया। हम किसानों को 2100 रुपया प्रति कुंतल धान का दाम देंगे, नहीं दिया। तो हुआ ये कि हर जगह हर मोड़ पे सिर्फ धोखा, केवल धोखा। तो अब कुछ भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो लोग कह देते हैं कि जुमला है।
माने मैंने अपने जीवन में जुमला शब्द पहले नहीं सुना था, जुमला अब कहने लगा कि जुमला है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि यह बात बिल्कुल साबित हो रही है, बार बार होती दिखती है कि यदि प्रधानमंत्री जी के जो भी दावे हैं, अब तक छत्तीसगढ़ में तो खैर वैसा कोई दावा नहीं उन्होंने किया, जो भी दावे थे वो मोदी की गारंटी के तौर पे सामने आए, उनमें जनता विश्वास करने को तैयार नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री के नाम के साथ विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट जुड़ गया है। यह देश में बहुत कम होता आया। किसी मुख्यमंत्री को लेकर विश्वसनीयता का संकट जुड़े, ऐसा मैंने 3-4 दशक के दौरान नहीं देखा। अब तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रहा है। माने देवगौड़ा जी, मुझे याद है सबसे अधिक एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ था चंद्रशेखर जी के समय में, जब सोना बेचना पड़ा था। लेकिन यहां पर तो उससे भी घातक, उससे भी बुरा। आप सोचिए, आप कल्पना करके देखिए सक्सेना जी, कि अभी एक आप लोगों को पता होगा कैसे चीफ मिनिस्टर पर छत्तीसगढ़ के आरोप लगवाया इन लोगों ने ईडी के माध्यम से कि संदेह है कि 508 करोड़ ये लिए। आप कल्पना देखिए कि इस देश का वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, अमित शाह, तीनों की तिगड़ी मिलकर के जो सट्टेबाजी जुए का ऐप होता है, वैसे सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐप चला रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान भोलेनाथ के नाम पर भी जुए का ऐप चल रहा है। अरे भाई, थोड़ा शर्म करनी चाहिए थे कि आपने एक मुख्यमंत्री पर संदेह के आधार पर आरोप लगा दिया, लेकिन आपने उस ऐप को नहीं रोका, कल जाके रोका है। इतने 2 साल से चल रहा है, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर गया, कितने युवाओं को वो कर गया, आपने उसको बंद नहीं किया। तो लोग दरअसल जब ये आरोप लगाते हैं किसी पर, किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो लोग समझ लेते हैं कि ये आदमी जो है जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, इसकी नीयत ठीक नहीं। प्रधानमंत्री के साथ विश्वसनीयता का संकट बहुत गहरा जुड़ गया है। अब वो इससे निकले कैसे, वो उसकी जुगत में है, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। एक बात और बताऊं, अब जब देश का प्राइम मिनिस्टर भाषण देता है, तो लोग सोचते हैं जैसे कोई जासूसी फिल्म का पन्ना खुल रहा हो, या किसी थ्रिलर मूवी को देखते हुए आपको अचानक लगता हो कि ऐसा दृश्य आ जाएगा कि कुछ बदल जाएगा सब कुछ, तो वो सस्पेंस से भरा होने लगा है। तो भाई, प्रधानमंत्री का भाषण जनापेक्षी होना चाहिए। वो किसी सिनेमा के थर्ड ग्रेड सिनेमा की तरह थोड़ी ना होना चाहिए। कल उन्होंने यहाँ पे दुर्ग में जिस तरह से वो कह रहे थे कि मैंने, आप भाषण सुनिए, मैं बोल नहीं सकता, आपको सच बताऊं, मैं वो वाक्य दोहराऊंगा तो मुझे खुद भी खराब लगेगा कि वो जिस लहजे में बोलते हैं उसको दोहराना मुझे शर्मनाक लगेगा। वो लहजा खराब है। वो वही प्रधानमंत्री है जो कितने 56 लाख की गर्लफ्रेंड और शहजादे शहजादे चिल्लाते थे, जो ममता बनर्जी के लिए कैसा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर को मैं बता रहा हूं कि मैंने पहली बार देखा है कि इतना गरिमाहीन प्रधानमंत्री अच्छा, एक बात और भी है, ये जो वाणी का पाप है वह उनके चेहरे को निस्तेज कर चुका है, और यह बात वो समझ भी गए हैं। अब वो जब बोलते हैं तो जानते हैं कि जनता हमको बेवकूफ या एक जोकर टाइप समझती है, वो उसी टाइप का व्यवहार करते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, यकीन ना हो तो आप कुछ पुराने वीडियोस निकाल के देखिए जिसमें अशोक गहलोत या भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का चेहरा ज्यादा तेज पूर्ण दिखाई देगा, वहीं नरेंद्र मोदी आपको डरे सहमे दिखाई देंगे। भूपेश बघेल जिस वक्त नरेंद्र मोदी से मिलते हुए बात करते हैं, तो जो लीडरशिप दिखाई देती है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं दिखाई देती। रमन सिंह दूर खड़े हो जाते हैं, रमन सिंह दूर खड़े हो जाते हैं। अशोक गहलोत जैसे बात करते हैं तो लगता है कि कोई लीडर बोल रहा है। यह सच्चाई है।
तो मुझे लगता है कि बहुत कॉपी करने की उन्होंने नेहरू को कोशिश की, नेहरू की तरह बनने, नेहरू की तरह बोलने, नेहरू की तरह कपड़ा पहनने। लेकिन जो आप, चूंकि देखिए एक बात बताऊं, बात मेरी हंसिएगा मत, इस वक्त देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में पूरे देश को नहीं पता कि वो अपने जीवन का पूरी समूची युवावस्था में कहां रहा। किसी को पता है? आप बताइए। चंद तस्वीरों के अलावा नरेंद्र मोदी, हु इज नरेंद्र मोदी, कौन जानता है? कोई जानता है क्या कि नरेंद्र मोदी कौन है? बाहर है दुर्भाग्य 140 करोड़ की आबादी के लोकतंत्र का, एक ऐसा आदमी आके प्राइम मिनिस्टर बन गया जिसकी युवावस्था का ही पता नहीं कि वो था कहां पे, कौन था। यह डेमोक्रेसी की कमजोरी है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में अंदर बाहर नहीं जानते कि हु इज ही। एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, जरूर देखना चाहिए, द स्पाई, जिसमें इजरायलियन एक अपने अंडर कवर को भेज देते हैं, वो जाकर के सीरिया में वहां की मंत्रिमंडल में शपथ लेने चला जाता है, सीरियन बनकर के। सबसे बड़ा खतरा तो यही है। और उसके बाद जो भाषा, शैली, भंगिमा, जिस तरह की बातचीत चल रही है, वो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत खतरनाक मानता हूं मैं इसको। सर चलते चलते मैं आप तीनों से एक सवाल एक चीज समझना चाहता हूँ सर। अभी फ्री राशन का जिक्र आया था, तो प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि सब जानकारी में है, ये कि 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया, सीधा सीधा 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। हालांकि जहां तक मुझे पता है कि इस तरीके की स्कीमों को 5 साल के लिए एक्सटेंड करना शायद वो पॉसिबल नहीं है। वो समय समय पर उसका एक निर्धारित समय है कि उतने उतने समय के लिए उसको एक्सटेंशन देना चाहिए, लेकिन वो 5 साल ये कह चुके हैं कि हम इसको चला रहे हैं। एक तो सर इसका क्या असर रहेगा इन तीनों राज्यों में चुनाव पर, आप सबका रिएक्शन। और साथ ही साथ एक चीज और है जिसका सबसे बड़ा मास्टर भाजपा को माना जाता है, वो जो ध्रुवीकरण का मुद्दा है, चाहे वो जैसा राम मंदिर के लिए जो तारीख उन्होंने घोषित की और ध्रुवीकरण के मामला, क्या किसी प्रदेश में ध्रुवीकरण का मामला, राम मंदिर का मामला, ये कहीं मुद्दा बन पा रहा है? कुछ प्रभाव इसका रहेगा? आवेश सर आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल मुझसे शुरू करिए, क्योंकि मैं जाऊंगा अभी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बड़ी आश्चर्य की बात है, पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में संघ ने कहा है कि हमने हजारों की संख्या में घर वापसी कराई है। जो आदिवासी ईसाई बन गए थे उनका धर्मांतरण कराए। यह दिगर है कि जिनका धर्मांतरण कराकर वापस घर वापसी कराए, किसी को ब्राह्मण ठाकुर नहीं बनाए। ये क्या बनाए ये खुद नहीं जानते। जब हम कहते हैं, पूछते हैं इनसे कि आप खाली एक सवाल का उत्तर दीजिए कि घर वापसी करा करके क्या आप इन्हें ब्राह्मण बनाएंगे, तो कुछ नहीं बोलता। कोई भाजपा का नेता आज तक जवाब नहीं दिया। और आश्चर्य की बात है, इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने के बावजूद किसी भाजपा के नेता की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि इस मुद्दे पर चुनाव के दौरान एक शब्द बोल सके। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता, जो हिंदू मुस्लिम का मामला है, वह संभव नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी 1.5% के आसपास है, 2% के आसपास है। लेकिन यहां पर बहुत सीधी लड़ाई जो दिखाई दे रही है, वो छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ी अस्मिता वर्सेस भाजपा का राष्ट्रवाद, जो यहां पर आखिरी सांसें गिन रहा है, उसके बीच है। भाजपा का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाजपा का राष्ट्रवाद मतलब मोदी, भाजपा का राष्ट्रवाद मतलब मोदी। छत्तीसगढ़ियावाद मतलब भूपेश बघेल जी। तो भूपेश बघेल और मोदी के बीच की यहाँ पे लड़ाई है, एक चीज। और दूसरी चीज आपको बताऊं कि ये एक बार नहीं, ये बार बार इसी तरह बहुत 9 सालों में पहली बार हो रहा है ऐसा। राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हाशिए पर चला गया। यह गजब हुआ। सक्सेना जी, माथुर जी देख रहे होंगे और शायद इस हवा को महसूस भी कर रहे होंगे कि 9 सालों में पहली बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा एकदम एक सिरे से खारिज कर दिया जनता ने। अब ये पहली बार हो रहा है 9 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नैरेटिव पे आके चुनाव लड़ रही है। वह खेतिहर किसानों की बात कर रही है, मजदूरों की कर्ज माफी की बात कर रही है। यह इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी सफलता है।